यह कहानी है लास वेगास से दूर एक शांत तटीय इलाके की, जहां दोस्तों का एक समूह मस्ती और पार्टी के लिए इकट्ठा होता है। रात म्यूजिक, हंसी और रोमांच से भरपूर होती है, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ उनकी मस्ती एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल जाती है। समुद्र तट की रेत के नीचे छिपा अज्ञात खतरा एक एक कर सबको निगलने लगता है। क्या यह कोई वैज्ञानिक हादसा है या किसी दूसरे ग्रह का प्राणी? क्या ये दोस्त इस मौत के जाल से बच पाएंगे? देखिए इस रोमांचक और डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत लास वेगास शहर से दूर एक तटीय इलाके में होती है, जहां युवाओं का एक बड़ा समूह समुद्र तट पर पार्टी करने के लिए इकट्ठा होता है। वे म्यूजिक, पेय और मजेदार चुनौतियों के साथ पार्टी को और रोमांचक बना देते हैं। इस समूह का एक सदस्य मिच सभी से उनके मोबाइल फोन जमा करने के लिए कहता है और वादा करता है कि पार्टी खत्म होने पर फोन वापस कर देगा। सभी इस शर्त को मानकर पार्टी जारी रखते हैं। पार्टी के दौरान वेंस और गिलबर्ट को आग के लिए लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। जब वे लौटते हैं तो बताते हैं कि उन्होंने जंगल में एक अजीब और विशाल वस्तु देखी है, जिसका आकार काफी डरावना है। हालांकि बाकी लोग उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और मस्ती में मशगूल रहते हैं। सुबह होते होते पार्टी खत्म हो जाती है और कुछ लोग समुद्र तट पर ही आराम करने का फैसला करते हैं। मिच और कायली लाइफ बोट पर जागते हैं और घर लौटने की योजना बनाते हैं। तभी कायली देखती है कि एक छोटा पक्षी रेत में फंसा हुआ है और कुछ ही सेकंड में जमीन उसे पूरी तरह निगल लेती है। इस घटना से चौंककर कायली बाकी समूह को जगाती है। चंदा देखती है कि उसकी दोस्त मार्शा अभी भी लकड़ी की मेज पर बेहोश पड़ी है। वह मार्शा को जगाने की कोशिश करती है और मार्शा उठ जाती है, लेकिन जैसे ही वह मेज से नीचे उतरती है, कायली उसे रेत के खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है। मार्शा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और जैसे ही वह जमीन पर कदम रखती है, उसके पैर रेत में फंस जाते हैं। मार्शा घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वह संघर्ष करती है, उतना ही रेत उसे खींचती जाती है। उसकी चीखें बाकी लोगों को डरा देती हैं। वेंस अपनी दोस्त को बचाने के लिए तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह मार्शा के करीब पहुंचता है, वह खुद भी रेत में धंसने लगता है। गहरे डर और घबराहट के बीच मिच वेंस की मदद के लिए एक लाइफ राफ्ट फेंकता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वेंस अब हिलने में असमर्थ होता है। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह रेत में समा जाता है। उसकी चीखें थम जाती हैं। अचानक आए विनाश से भयभीत युवा यह समझने की कोशिश करते हैं कि रेत के नीचे क्या हो सकता है और वे इस खतरनाक स्थिति से कैसे बच सकते हैं। घबराहट के बीच रोनी का मानना है कि समुद्र तट किसी सरकारी प्रयोग में इस्तेमाल किए गए रासायनिक पदार्थों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि जोन इस पर असहमति जताते हुए कहता है कि यह एक एक्सीडेंट हो सकता है, जिसमें कोई ऐसा पदार्थ शामिल है जो इंसानी त्वचा को घुला सकता है। वह सुझाव देता है कि अगर वे रेत को खोदने में सफल हो जाएं, तो शायद वेंस को बचाया जा सकता है। चंदा इस विचार से सहमत नहीं होती। वह कहती है कि पुलिस से संपर्क करना चाहिए ताकि वे मदद कर सकें। लेकिन तभी गिलबर्ट याद दिलाती है कि उनके सेलफोन मिच के कारण कार की डिग्गी में बंद है और कार की बैटरी पूरी रात हेडलाइट्स जलने की वजह से खत्म हो चुकी है। इस बात से निराश होकर युवा समूह विकल्प तलाशने लगता है। इस बीच कायली एक सीढ़ी के किनारे जाकर स्थिति का निरीक्षण करने लगती है। जैसे ही वह अपना हाथ रेत के करीब लाती है, उसे वहां अनगिनत टेंटाकल्स दिखते हैं जो किसी भी जीवित चीज को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस डरावने नजारे से वह पीछे हट जाती है। उधर गिलबर्ट जागता है और खुद को एक धातु के बैरल में फंसा हुआ पाता है। बैरल के ऊपर बने अजीबोगरीब चित्रों को देखकर वह घबराहट में चिल्लाने लगता है। समूह के बाकी लोग उसे चेतावनी देते हैं कि समुद्र तट की रेत बेहद खतरनाक है और उसे शांत रहना चाहिए। गिलबर्ट को वेंस और मार्शा की मौत के बारे में पता चलता है, जिससे वह बेहद निराश हो जाता है। मिच उसे समझाने की कोशिश करता है कि ज्वार आने के बाद स्थिति बदल सकती है और गिलबर्ट सुरक्षित बच सकता है। लेकिन बाद में कायली मिच से पूछती है कि क्या ज्वार वास्तव में इतना बढ़ेगा। मिच अनमने ढंग से स्वीकार करता है कि उसने केवल गिलबर्ट को हौसला देने के लिए ऐसा कहा था। घंटों बीत जाते हैं और युवा अब भी समुद्र तट पर फंसे हुए हैं। धूप की वजह से उनकी हालत खराब हो रही है। पानी और छांव की कमी से वे थक चुके हैं। कायली एक डिब्बे की जांच करती है और उसमें से एक माचिस की डिब्बी और थोड़ी सनस्क्रीन निकालती है। वह माचिस को आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखती है और सनस्क्रीन अपने दोस्तों को देती है, जो सूरज की तपिश से खुद को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
युवा अपने बचाव की योजना बनाने की कोशिश करते हुए पिछली रात की घटनाओं को याद करने लगते हैं। कायला बताती है कि पार्टी में शामिल सभी लोग समुद्र तट पर ही रुके थे। तभी उन्हें एहसास होता है कि बाकी सभी लोग रेत में समा चुके हैं, केवल उनका सामान पीछे रह गया है। यह सोचकर सभी सन्न रह जाते हैं। जॉन गिलबर्ट को सनस्क्रीन देता है क्योंकि गिलबर्ट सूरज की तपिश से जल रहा होता है। फिर कायला समुद्र तट का अवलोकन करती है और देखती है कि वेंस और गिलबर्ट द्वारा लाई गई विशाल वस्तु नष्ट हो चुकी है। उसे देखकर समूह को महसूस होता है कि यह शायद कोई विदेशी अंडा था जो रात के दौरान फूटा और उसमें से कोई प्राणी निकला। यह सुनकर गिलबर्ट हताश हो जाता है और बैरल पर झूलने लगता है। कायला उसे शांत करती है और कहती है कि यह प्राणी अभी शायद पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इसलिए उनके पास अभी भी बचने का मौका है। वह यह जानने की योजना बनाती है कि प्राणी कितनी दूरी तक हमला कर सकता है। इसके लिए कायला सॉसेज का एक पैकेट उठाती है और उनमें से एक सॉसेज दूर फेंक देती है। जैसे ही सॉसेज जमीन पर गिरता है, रेत उसे तुरंत निगल लेती है। कायला कहती है कि इसी प्रक्रिया को दोहराकर वे प्राणी की सीमा का पता लगा सकते हैं। मिच एक और सॉसेज फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक सीगल झपट कर ले उड़ता है और गिलबर्ट के सामने ही खाने लगता है। गिलबर्ट नाराज होकर बड़बड़ाने लगता है। कायला मिच से कहती है कि अगला सॉसेज दूसरी दिशा में फेंके। आखिरकार वे उस बिंदु का पता लगा लेते हैं जहां प्राणी के टेंटाकल्स नहीं पहुंच सकते। नई खोज से सभी राहत महसूस करते हैं, लेकिन चंदा तुरंत कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह स्थान बहुत दूर है। उनके पास वहां तक पहुंचने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। इस बात से चंदा गुस्से में आ जाती है और निराशा व्यक्त करती है कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी जॉन को एक विचार आता है। वह वाहन से एक सर्फबोर्ड निकालता है और समुद्र तट तक सुरक्षित पहुंचने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे लकड़ी की मेज तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह मेज पर कदम रखता है, सर्फबोर्ड फिसलने लगता है, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठता है। जॉन रेत पर लटक जाता है और समूह उसकी मदद करने के लिए चीखने चिल्लाने लगता है। वे सभी देखते हैं कि प्राणी के टेंटाकल्स धीरे धीरे जॉन के शरीर तक पहुंच रहे हैं। दर्द से चिल्लाते हुए जॉन पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाता है और मेज को पकड़ने में सफल हो जाता है। हालांकि उसके पेट पर गंभीर घाव हो गए हैं और वह दर्द से कराहते हुए मेज पर लेट जाता है। युवक जल्द ही जॉन को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनटों के बाद जॉन उठने में कामयाब हो जाता है। वह एक थैले की जांच करता है और उसमें बड़ी मात्रा में खाना पाता है। खाना इकट्ठा करते समय वह गलती से एक केला जमीन पर गिरा देता है। जब वह उसे उठाने के लिए झुकता है तो जॉन नोटिस करता है कि रेत के टेंटाकल्स उस केले को पकड़ने में असफल हो रहे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि प्राणी उस स्थान पर नहीं प्रकट हो सका जहां पिछली रात अलाव जलाया गया था। इससे उसे समझ आता है कि आग शायद टेंटाकल्स को रोकने का एकमात्र तरीका है। यह जानने के बाद जॉन साहस जुटाकर बिना किसी खतरे के जमीन पर कदम रखता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके घाव फिर से खुल रहे हैं, जिससे वह कमजोर और हताश हो जाता है। कायला जॉन को शांत करने की कोशिश करती है और उसे समूह के बाकी लोगों के लिए खाना फेंकने को कहती है। जॉन अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए भोजन की आपूर्ति अपने दोस्तों की ओर फेंकने लगता है, लेकिन जैसे ही वह मिच की ओर एक पेय फेंकने वाला होता है, उसके घाव फिर से दर्द देने लगते हैं। वह लड़खड़ा जाता है और कैन उसके हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क जाती है। जॉन का दर्द बढ़ जाता है और वह मेज पर गिर जाता है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब रेत के टेंटाकल्स सर्फबोर्ड को हटा देते हैं, जिससे जॉन पूरी तरह से घिर जाता है। उसी समय अन्य टेंटाकल्स वाहन पर हमला करते हैं और उसके सभी टायर फट जाते हैं। अब उनके लिए वहां से बच निकलना असंभव हो जाता है। मिच सुझाव देता है कि अगर वे सेलफोन बरामद कर लें तो वे मदद के लिए फोन कर सकते हैं। चंदा रॉनी से कहती है कि वह ट्रंक खोलने की कोशिश करे। रॉनी कार के बम्पर पर संतुलन बनाते हुए ट्रंक तक पहुंचने की कोशिश करती है। ट्रंक खोलने से पहले वह चंदा को एक अलविदा पत्र थमाती है और कहती है कि अगर कुछ हो जाए तो इसे उसकी मां तक पहुंचा दे। रॉनी अपनी पूरी कोशिश करती है और ट्रंक को अनलॉक करने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह इसे खोलने की कोशिश करती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और ट्रंक फिर से बंद हो जाता है। बार बार कोशिश करने के बावजूद वे असफल होते हैं। तभी कायला को एक विचार आता है। वह रॉनी को लाइफ सेवर्स बचाव हुक पकड़ने देती है ताकि उसका संतुलन बनाए रखा जा सके। इस बार रॉनी ट्रंक खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी एक पुलिस कार मौके पर आती है। पुलिस अधिकारी समुद्र तट के बंद होने के बावजूद वहां रुकने के लिए युवाओं को डांटता है। कायला रेत के नीचे मौजूद खतरनाक जीव के बारे में समझाने की कोशिश करती है और उससे विनती करती है कि वह कार में ही रहे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह सुरक्षित रह सकता है।
गिलबर्ट अधिकारी से राष्ट्रीय गार्ड को बुलाने की भी अपील करता है, यह कहते हुए कि समुद्र तट पर जो कुछ हो रहा है वह वैश्विक खतरा बन सकता है। हालांकि अधिकारी मानता है कि ये युवा नशे में है और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वह शांतिपूर्वक कार से बाहर निकलता है। उसके जूते रेत पर टेंटाकल्स के प्रभाव को रोकने में सक्षम होते हैं। वह लापरवाही से साइट के चारों ओर टहलता है, जबकि टेंटाकल्स चुपचाप उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला करने के लिए सही मौके की तलाश में रहते हैं। अधिकारी जोन के शरीर की जांच करता है, जो संक्रमण और घावों के कारण गंभीर स्थिति में है। वहीं रॉनी का हाथ अभी भी वाहन में फंसा हुआ है। गिलबर्ट उसे धातु के बैरल से बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन गिलबर्ट का वजन ज्यादा होने के कारण रॉनी असफल रहती है। जब अधिकारी को एहसास होता है कि वह युवाओं की मदद करने में सक्षम नहीं है, तो वह कायला और मिच को लाइफगार्ड स्टेशन से नीचे बुलाता है ताकि उनसे कुछ सवाल पूछ सके। हताश कायला उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है। वह बताती है कि कुछ लोग घायल हैं, कुछ बीमार हैं और साइट पर पहले से ही प्राणी ने हमला कर दिया है। वह जोर देती है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलने की जरूरत है, लेकिन अधिकारी उनकी बात को अनसुना करता है और उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। कायला और मिच रेत के करीब जाने से इनकार कर देते हैं, जिससे अधिकारी का धैर्य जवाब दे जाता है। गुस्से में वह अपना काली मिर्च स्प्रे निकालता है ताकि उन्हें मजबूर कर सके, लेकिन तभी वह गलती से एक वस्तु गिरा देता है और उसे उठाने के लिए रेत पर खड़ा हो जाता है। उसी क्षण टेंटाकल्स उसके हाथ को जकड़ लेते हैं और उसे जमीन के नीचे खींचने लगते हैं। अधिकारी खुद को बचाने की कोशिश करता है और रेत पर काली मिर्च स्प्रे का उपयोग करता है। इससे वह कुछ हद तक खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्राणी ने उसका हाथ पूरी तरह निगल लिया होता है। दर्द और पीड़ा में चिल्लाते हुए अधिकारी बेबस हो जाता है। बाकी सभी यह मंजर भय और निराशा के साथ देखते हैं, यह सोचते हुए कि काश अधिकारी ने उनकी बातों पर विश्वास किया होता। कायला सीढ़ी के पास जाती है और अधिकारी के गिराए हुए स्प्रे को उठा लेती है। वह देखती है कि अधिकारी अब प्राणी का शिकार बन चुका है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वह उसे वहीं छोड़कर समूह की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ जाती है। अब उनके पास एक नया हथियार है। मिच एक योजना बनाता है और कहता है कि समूह के पास बचने और मदद के लिए पुकारने का यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है। वह बताता है कि मिर्च स्प्रे का उपयोग करके प्राणी को कुछ देर के लिए अचेत किया जा सकता है, जिससे उन्हें भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। मिच अपने पैरों के चारों ओर तौलिया लपेटने का सुझाव देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। वह चंदा से तौलिया फेंकने के लिए कहता है। जैसे ही मिच तौलिए को पकड़ने की कोशिश करता है, अचानक रेलिंग का एक टुकड़ा टूट जाता है और वह केबिन से बाहर गिरकर रेत में फंस जाता है। हताश मिच मदद के लिए चिल्लाने लगता है, मैं अपने शरीर का कोई हिस्सा महसूस नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी सदस्य उसे बचाने के लिए रेत तक नहीं पहुंच सकता। कुछ ही सेकंड में टेंटाकल्स मिच को जकड़ लेते हैं। वह अचानक हिलना बंद कर देता है और प्राणी उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। पीछे सिर्फ एक बड़ा खून का धब्बा रह जाता है। यह देखकर कायला को एहसास होता है कि अगर वे वहीं रुके तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वह खुद को संभालती है और अपने साथियों को शांत करती है ताकि वे बचने की नई रणनीति बना सकें। कायला जल्दी से रेलिंग का एक और टुकड़ा हटाती है और उसे फेंक देती है। चंदा सभी वस्तुओं को हुड पर इकट्ठा करती है और फिर वह वाहन में कूद जाती है। वे रॉनी को मुक्त करने में कामयाब हो जाते हैं और उसके घायल हाथ को कपड़े से बांधकर उसका दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। कायला गिलबर्ट को शांत करती है और कहती है कि वे उसे बचा लेंगे, बस उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिर तीनों लकड़ी का मलबा रेत पर रखकर उसे संतुलित करते हुए जोन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रॉनी अंतिम व्यक्ति होती है जो मंच पार कर रही होती है। आधे रास्ते में उसके घावों से खून बहने के कारण वह कमजोर हो जाती है और संतुलन खोकर गिर जाती है। जैसे ही वह रेत के संपर्क में आती है, टेंटाकल्स उसे पकड़ लेते हैं। कायला मिर्च स्प्रे से उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्राणी रॉनी को तेजी से अंदर खींच लेता है। अब केवल 4 लोग बचे हैं और वे अपनी बचने की योजना जारी रखते हैं। चंदा मिच की बनाई रणनीति के अनुसार अपने पैरों को मिर्च स्प्रे लगे तौलिए से लपेटती है ताकि वह वाहन तक सुरक्षित पहुंच सके, लेकिन बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिलता। इस बीच गिलबर्ट को टेंटाकल्स पूरी तरह निगल लेते हैं और उसे समुद्र तट की ओर खींच लेते हैं। अपने दोस्त की दर्दनाक मौत देखकर चंदा टूट जाती है और रोने लगती है। राक्षस इस स्थिति का फायदा उठाकर वाहन पर हमला कर देता है, जिससे चंदा हुड पर ही बेहोश हो जाती है। अब केवल 3 लोग समुद्र तट पर फंसे रह जाते हैं। कायला किसी तरह चंदा को होश में लाने में सफल होती है। होश में आने के बाद चंदा को एक लाइफ बोट दिखाई देती है,
वह उसे रेत पर फेंक देती है ताकि उसे एक सुरक्षित मंच की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जल्द ही चंदा और कायला लाइफ बोट की मदद से जोन को कार तक ले आती है, क्योंकि जोन अपनी गंभीर चोटों के कारण बेहद कमजोर हो चुका है। जैसे ही वे निकलने की तैयारी करते हैं, जमीन से एक विशाल टेंटाकल निकलता है और कंपन की वजह से कायला लाइफ बोट में गिर जाती है। वह जल्दी से खुद को संभालती है और कार की छत पर चढ़कर ईंधन का गैलन पकड़ने की कोशिश करती है। हालांकि टेंटाकल्स फिर हमला करते हैं और गैलन को दूर फेंक देते हैं। इसके बावजूद कायला हार नहीं मानती। वह वाहन से आखिरी गैलन निकालती है और उसे चारों ओर फैला देती है, ईंधन का घेरा बनाते हुए। टेंटाकल्स के अगले हमले से पहले कायला माचिस जलाती है और ईंधन के घेरे में आग लगा देती है। आग फैलकर राक्षस के शरीर तक पहुंचती है और विशाल प्राणी जलने लगता है। राक्षस को भस्म होते देख कायला वाहन में वापस आ जाती है, जहां बाकी लोग खुद को प्राणी के चमकते हुए टेंटाकल्स से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ ही मिनटों में राक्षस पूरी तरह से जल जाता है और अंततः पीछे हट जाता है, जिससे युवाओं को राहत मिलती है। जब लड़कियां जोन की ओर देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वह अब जीवित नहीं है। अपने आखिरी दोस्त को खोने का गम सहते हुए वे उसे आंसुओं के साथ अलविदा कहती हैं। उन्हें यह समझ आता है कि उनके पास अब किसी के बचाने के लिए आने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लड़कियां एक दूसरे को गले लगाती हैं और आराम करने की कोशिश करती हैं। सुबह एक अजनबी वाहन के पास आता है और खिड़की पर दस्तक देता है। आवाज सुनकर लड़कियां जाग जाती हैं और दरवाजा खोलती हैं। वे पाती हैं कि अब वे बिना किसी खतरे के रेत पर चल सकती हैं। राहत की सांस लेते हुए लड़कियां उस खतरनाक जगह को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।